हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपने अपना जो सिलेबस है उसको कितना कर लिया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर्स, और इस टॉपिक के साथ ही आपकी जो पार्टनरशिप है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा रिटायरमेंट है या फिर डेथ है, दोनों ही मैं आपको आज की इस वीडियो में करा दूंगी। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलिए फिर अपना जो आज का लेक्चर है रिटायरमेंट और डेथ है। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि हर एक जो पार्टनर है, एक फर्म के अंदर जो पार्टनर है उसको राइट है कि वो फर्म से क्या हो सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। लेकिन वह रिटायरमेंट कैसे लेगा? आफ्टर गिविंग अ ड्यू नोटिस इन एडवांस। उसको एडवांस में एक नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ भाई, मुझे अब जो ये फर्म है इससे क्या मुझे अपनी रिटायरमेंट लेनी है। ये सब करने के बाद जैसे ही वह नोटिस दे देगा, ठीक है, जैसे ही नोटिस देगा तो जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो हमारी क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। और जो हमारी पार्टनरशिप तो हमारी एंड हो गई, बट जो हमारी जो फर्म है, ठीक है, जो फर्म है वो हमारी क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। और इसी के साथ एक न्यू पार्टनरशिप है वो एग्जिस्टेंस में हमारी आएगी जैसे ही हमारी रिटायरमेंट होगी। या फिर जैसे हमने बात की है, जब एडमिशन की हमने बात की थी, तो एडमिशन के टाइम भी हमारा क्या था? जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो हमारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन फर्म तो हमारी चलती रहती है, और जो न्यू पार्टनरशिप है उसका हमारा जन्म होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेसिकली क्या कहलाते हैं? मोड्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब देखिए, जब रिटायरमेंट होगी एक पार्टनर की, तो उसको जब वो रिटायरमेंट लेगा वो फर्म से जाएगा, तो ऐसे तो नहीं जाएगा भाई, कुछ ना कुछ वो अमाउंट लेके जाएगा। तो किस किस चीज़ में उसको शेयर मिलेगा? तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो उसका शेयर होगा शेयर इन गुडविल, कि भाई इतने दिन से वो काम कर रहा था, ठीक है, इस फर्म के अंदर, तो इतने दिन से जो उसने मेहनत की है, उसकी मेहनत की वजह से भी जो गुडविल बन के निकली है, तो उसमें उसका क्या होगा? राइट होगा। तो यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल टू गेट शेयर इन द गुडविल। उसको जो गुडविल है उसमें वो क्या लेगा? अपना हिस्सा लेगा। इसी के साथ ही सेकंड, अगर कोई भी रिजर्व है तो उसमें भी वो क्या लेगा? हिस्सा लेगा, शेयर इन रिजर्व। ठीक है, इसी के साथ ही कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसमें भी क्या होगा? उसका हिस्सा होगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में भी क्या होगा? जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा होगा। इसी के साथ ही जब हम रिवैल्यूएशन करेंगे, चाहे एडमिशन हो पार्टनर का, या फिर रिटायरमेंट हो, या फिर डेथ हो, इन सभी केसेस में हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। तो रिवैल्यूएशन करने से जो भी हमारा प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस होगा उसमें भी क्या होगा? उसका शेयर होगा। ठीक है, जब रिवैल्यूएशन किया किसका? एसेट्स का और लायबिलिटीज़ का, तो वहाँ से जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसमें भी राइट होगा किसका? जो रिटायरिंग पार्टनर है या फिर जिसकी डेथ हुई है। बिल्कुल हमारा सेम रहेगा रिटायरिंग पार्टनर का और डेथ का, बस फ़र्क इतना है कि भी डेथ के केस में क्या होगा? उसका जो उत्तराधिकारी होगा उसको अमाउंट मिलेगा, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही जब हमारी रिटायरमेंट होगी तो हमारे सामने क्या क्या अकाउंटिंग प्रॉब्लम आएगी, या कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट जो एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी, या कौन कौन सा हमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किस किस का करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी पार्टनर रिटायर हुआ या फिर डेथ हुआ उसके जाने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो ओल्ड पार्टनर अभी जो बच गए हैं उनमें वो चेंज हो जाएगा। पहले 3 में प्रॉफिट बटता था, अब एक अगर रिटायर हो गया है तो 2 में प्रॉफिट बटेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी के साथ ही हमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका करना पड़ेगा? गुडविल का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई गुडविल में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा होगा, तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा गुडविल का हम करेंगे। इसी के साथ ही अगर हमारे रिजर्व्स है, प्रॉफिट है, उन सब में भी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हिस्सा मिलेगा, तो उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ये सब हम जो रिटायरमेंट होगा जब एक पार्टनर, तो हम ये करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे रिटायरमेंट होगी या फिर डेथ होगी एक पार्टनर की, तो जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, या एग्जिस्टिंग जो हमारा एग्रीमेंट है वो हमारा एंड हो जाएगा। और जैसे ही हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसका एंड होगा, उसके प्लेस पे हम एक न्यू पार्टनरशिप डीड एक तरह से कहेंगे, या न्यू एग्रीमेंट है उसकी हम फॉर्मेशन करेंगे। अब हम बात करेंगे इसी के साथ ही कि जो रिटायरिंग या फिर डिजीज पार्टनर, ठीक है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हुई है तो भाई अब उसकी तो डेथ हो चुकी है, वह तो अमाउंट लेने नहीं आएगा, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो लेके आएगा, जो भी अमाउंट मिलेगा उसको मिलेगा। तो रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिजीज्ड पार्टनर जो भी होगा,
ठीक है, उसको जो अमाउंट मिलेगा तो उसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनर है, ठीक है, जो पार्टनर है चाहे वह रिटायरिंग पार्टनर है या फिर डिजीज पार्टनर है, उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। और उसमें हम चेक करेंगे कि भाई उसको कितना अमाउंट दिया जाएगा, उसको क्या क्या मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से आपको पहले यही बता देती हूँ कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर है या फिर डिजीज पार्टनर है, उसको जो अमाउंट है उसका जो कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, ठीक है, उसका जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें हमारा कौन कौन से आइटम आएंगे। तो यहाँ पे हम बना लेंगे अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा सेम जो फॉर्मेट हमारा चलता है, क्या, पर्टिकुलर, और यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ पे भी पर्टिकुलर, और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। ये हो जाएगी क्रेडिट साइड और ये हो जाएगी डेबिट साइड। ये किसका अकाउंट है, रिटायरिंग पार्टनर का या फिर डिसीज्ड पार्टनर का, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए अब उसको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो उसका अपना बैलेंस होगा कैपिटल का, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस BD, जो भी उसका अमाउंट होगा। अब इसी के साथ ही जो जो पार्टनर को मिलता जाएगा ना, उसको तो हम क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे, और जो जो हमें पार्टनर से लेना है वो हम कौन सी साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। अब पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, अब देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई पार्टनर को मिलता है, उसके लिए बेनिफिट है, तो ये कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। ऐसे ही अगर कोई प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है अगर, तो प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलेगा, तो ये भी कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। इसी के साथ ही अगर रिजर्व में हिस्सा है तो ये भी कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बाय रिजर्व आ जाएगा, बाय प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, P&L अकाउंट आ जाएगा, या फिर और भी कोई अमाउंट है, ठीक है, बाय एनी अदर अमाउंट, जिससे हमने क्या किया है, बाय एनी अदर अमाउंट टू बी पेड टू पार्टनर। अगर हमने पार्टनर को और भी कोई अमाउंट दिया है तो वो हमारा कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो मैंने क्या बताया, जो जो पार्टनर को मिलेगा वो उसकी क्रेडिट साइड में आएगा, और जो जो पार्टनर से हमें लेना है वो डेबिट में आएगा। अब पार्टनर से हमें क्या लेना है कि भाई अगर उसने ड्राइंग की है, ठीक है, तो ड्राइंग डेबिट साइड में आएगी। इसी के साथ ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके साथ ही अगर हमारा P&L में हमें क्या है, लॉस है, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट था ना, ये प्रॉफिट था कहाँ पे, P&L में, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो बाय P&L अकाउंट, और यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि भी प्रॉफिट है वो हमने बांट दिया। तो P&L में लॉस है तो वो भी हमारे यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस अगर एसेट है तो वो भी हमारा कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। इसी के साथ ही और भी कोई भी एनी अदर अमाउंट, ठीक है, टू एनी अदर अमाउंट, एनी अदर अमाउंट टू बी चार्ज। अगर हमें कोई भी अमाउंट है वो पार्टनर से क्या करना है, चार्ज करना है, तो वो हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से हम सारे के सारे अमाउंट्स यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो हम बनाएंगे। जो रिटायरिंग पार्टनर है और डिजीज्ड पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और यहाँ से फिर हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद फिर हम यहाँ से निकाल लेंगे कि भाई जो हमें पार्टनर है उसका जो अमाउंट है वो कितना निकला, कितने की हमें उसको पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले जब भी रिटायरमेंट होगी या फिर डेथ होगी तो उस केस में हमें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो बनाना पड़ेगा। रिटायरिंग जो पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। और इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हमें निकालना है। और जब भी रिटायरमेंट होगी या फिर डेथ होगी, जब भी क्या होगा, रिटायरमेंट होगी या फिर डेथ होगी, उस केस में हमारा कौन सा रेशियो निकलता है, गेनिंग रेशियो। क्योंकि रिटायरमेंट हो या फिर डेथ हो, इसका मतलब क्या है कि भी जो पार्टनर है वो फर्म से बाहर जा रहा है। तो फर्म से जा रहा है, इट मीन्स जो अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर है उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी फ्यूचर में वे उसका शेयर है उसको लेंगे, क्योंकि उसने तो रिटायरमेंट ले ली है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया A B C 3 पार्टनर है, ठीक है। C ने क्या ले ली, रिटायरमेंट ले ली। अब जो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा तो उसको कौन बांटेंगे, A और B बांटेंगे। तो A और B यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गेन। तो इसलिए रिटायरमेंट के केस में या फिर डेथ के केस में गेनिंग रेशियो निकलता है, और एडमिशन के टाइम हमारा सेक्रीफाइस रेशियो निकलता है। क्योंकि एडमिशन में क्या कि भी एक पार्टनर और आ गया, अब और आने से भी जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, तो वहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर है वे सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें गेनिंग रेशियो निकालना होगा, न्यू शेयर हमें निकालना होगा। और गेनिंग रेशियो का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ तो गेन किया है, इट मीन्स उनका जो पहले शेयर था वो बढ़ चुका है। तो भाई कैसे बढ़ा,
अब गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, जो न्यू शेयर होगा वो ज़्यादा होगा अब ओल्ड जो शेयर होगा उससे। तो जब हम न्यू शेयर में से अगर हम माइनस कर दें ओल्ड शेयर को तो हमारा क्या निकल के आता है, गेनिंग रेशियो हमारा निकल के आता है। ठीक है, जब हम न्यू प्रॉफिट शेयर में से माइनस करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयर तो हमारा क्या निकल के आता है, गेनिंग रेशियो। इसी के साथ ही हमें रिटायरमेंट और डेथ के टाइम भी हमें क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसको हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको एडमिशन के टाइम बताया था, सेम हमारा ये रहेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे हमने एडमिशन में बनाया था ऐसे ही हम यहाँ पे भी रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे। डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, ये डिफरेंस आपको नोट करना है। नोट आपको क्या करना है कि भी मैं आपको बता देती हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। जब हमने एडमिशन के टाइम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो वहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट हुआ था और जो भी लॉस हुआ था वो किन पार्टनर्स में बटा था, जो ओल्ड पार्टनर थे। ठीक है, न्यू पार्टनर को हिस्सा उसमें नहीं दिया गया था। लेकिन रिटायरमेंट या फिर डेथ के केस में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बनेगा उसमें सभी पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है वो मिलेगा। इट मीन्स जो रिटायरिंग पार्टनर या फिर जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको भी रिवैल्यूएशन में हिस्सा मिलेगा। ये बात आपको, ये जो डिफरेंस है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई नोट डाउन करना चाहे तो कर सकता है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट हुआ या फिर हमें लॉस हुआ है किससे, ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने से हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट उसको प्रिपेयर करते हैं। इसी के साथ ही प्रॉफिट और लॉस, चाहे भी प्रॉफिट है या फिर लॉस है, उसको हम फिर कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, जो कैपिटल अकाउंट होगा ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर। चाहे जो रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिजीज पार्टनर है उसको इंक्लूड करते हुए हम, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ उसको भी वो मिलेगा। लेकिन एडमिशन के टाइम में जो पार्टनर नया आया था उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस था उसमें हिस्सा नहीं मिला था। बस आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ जो आपका इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर और डिजीज पार्टनर। ठीक है, तो भाई जो अमाउंट है, जो भी हमने ये तो निकाल लिया कि भाई उसको जो रिटायरिंग पार्टनर है, डिजीज पार्टनर है, उसका इतना अमाउंट हमें पे करना है। तो वो हम अमाउंट है वो किस तरह से पे करेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिए डिस्पोजल ऑफ अमाउंट। ठीक है, भी हम जो अमाउंट है, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है। ठीक है, तो उसके जो डिस्पोजल ऑफ अमाउंट है वो हम कैसे करेंगे, किसको, जो रिटायरिंग पार्टनर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बातें याद रखनी है। अगर यहाँ पे कोई एग्रीमेंट कर रखा है पहले से कि भी पहले से पार्टनर से उन्होंने डिसाइड कर लिया था, एक एग्रीमेंट कर लिया था कि भी ऐसे ऐसे हमें रिटायरमेंट करनी है और इस तरह से जो भी रिटायरिंग पार्टनर होगा उसका जो भी हिस्सा बनेगा हम उसको ऐसे दे देंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, उन्होंने पहले से अपना एग्रीमेंट कर रखा, पहले से डिसाइड कर रखा है कि भी जो रिटायरिंग पार्टनर है ना उसको पेमेंट कैसे करनी है। लेकिन अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है तो मैं लिख सकती हूँ क्या, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। आपने इसके रिगार्डिंग कुछ एग्रीमेंट किया ही नहीं कि भाई जब रिटायरमेंट होगी तो उस टाइम हमें कैसे पेमेंट करनी है। इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल। ये आपको बात याद रखनी है, हमारा जो सेक्शन 37 है ये क्या होगा, इज एप्लीकेबल। अब ये क्या बोलता है, जो सेक्शन 37 है ये सेक्शन याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये एप्लीकेबल होगा कब, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, किसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट नहीं किया है कि भी जो रिटायरिंग पार्टनर है या डिजीज पार्टनर है उसकी हमें पेमेंट कैसे करनी है, उसके रिगार्डिंग आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया तो ये एप्लीकेबल होगा। अब ये जो सेक्शन है ये बेसिकली क्या बोलता है, ये बोलता है इट स्टेट दैट द आउटगोइंग पार्टनर हैज एन ऑप्शन। ये बोलता है कि जो आउटगोइंग पार्टनर है कि भाई जो पार्टनर जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर हैज ऑप्शन। ठीक है, उसके पास एक क्या है, ऑप्शन है। ऑप्शन उसके पास क्या है,
हैज एन ऑप्शन क्या है, टू ईदर, ऑप्शन उसके पास क्या है, ऑप्शन की जब भी बात आ जाएगी तो भाई कम से कम ऑप्शन में हम एक की तो बात नहीं करेंगे, कम से कम दो हमारे पास ऑल्टरनेटिव होंगे, ठीक है, दो ऑल्टरनेट हमारे सामने होंगे। तो अब उसके पास पार्टनर है जो उसके पास क्या ऑप्शन है, इधर या तो वो क्या करे, इधर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, इधर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है, पर एनम टिल द डेट ऑफ पेमेंट, टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, टिल द डेट ऑफ द पेमेंट ओ, ठीक है। तो भाई ऑप्शन क्या है उसके पास है, या तो वो क्या करे भाई जो भी उसका अमाउंट बना ना, रिटायरिंग पार्टनर डिजीज पार्टनर का जो भी अमाउंट बना है उस पे वो क्या ले ले, 6% की रेट से इंटरेस्ट ले ले, ठीक है। और कब तक भी, जब तक हम उसकी पेमेंट नहीं करते उसके अमाउंट की, तो तब तक हम वो क्या ले ले, 6% की रेट से इंटरेस्ट ले ले। अदरवाइज उसके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, और सच शेयर ऑफ द प्रॉफिट, सेकंड ऑप्शन क्या है, और फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो गया उसके पास, ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, और सच शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज अर्न बाय, जो अर्न उसने किया है, विच इज अर्न बाय, या फिर विद हिज और हर मनी, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि भाई या तो 6% की रेट से वो इंटरेस्ट ले ले, और अगर वो 6% की रेट से इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता तो भाई उसका जो पैसा है, अगर भी गर्ल है तो हर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हिजर, उसका जो पैसा, जो उसका पैसा उसको देना था, उसके पैसे से जितना प्रॉफिट अर्न किया है, जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है उतना वह प्रॉफिट ले ले, वो शेयर ले ले प्रॉफिट का। तो ये बोलता है क्या, सेक्शन 37, फिर से रिपीट करूँ तो भाई दो ऑप्शन आपके पास, जो रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर उसके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये कि भाई जो भी तेरा अमाउंट बना, जैसे रिटायरिंग पार्टनर है उसका अमाउंट बना कि भाई हमें उसको ना 15 लाख रुपीज़ देने हैं, ठीक है, भाई ये उसका अमाउंट मिला, भी 15 लाख रुपए दे के उसकी रिटायरमेंट करो, लेकिन हमने उसको कैश नहीं दिया, जो फॉर्म उसके पास कैश नहीं था, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में अब उसके पास दो राइट है कि भाई या तो जब तक हम उसकी 15 लाख की, ठीक है, 15 लाख की पेमेंट जब तक हम नहीं कर देते हैं तब तक वो इस पर क्या ले ले, 6% की रेट से इंटरेस्ट ले ले। या अगर वो 6% की रेट से इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता तो भाई जो उसका 15 लाख का जो ये अमाउंट है, ये अमाउंट जो फिर फर्म यूज करेगी, ठीक है, जो फर्म यूज करेगी, यूज करने से जो भी प्रॉफिट हुआ, ये 15 लाख रुपए यूज करने से जो भी प्रॉफिट हुआ भाई वो प्रॉफिट किसका होगा, पार्टनर का होगा, ठीक है। तो सच शेयर ऑफ द प्रॉफिट विच हैज बीन अर्न, ठीक है, विच हैज बीन अर्न, जो कि अर्न किया गया है, विद हिज और हर मनी, जो उसके पैसे के साथ अर्न किया गया। तो ये आपको जरूर से जरूर याद करना है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू आपका बन सकता है, सेक्शन पूछ सकते हैं या फिर ये दो कंडीशन पूछ सकते हैं, कैसे भी दो कंडीशन दे दी जाएगी और फिर पूछ लिया जाएगा कि भाई कौन से सेक्शन में मेंशन है, या फिर इस तरह से दे दिया जाए कि भाई जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 37 है किसके रिगार्डिंग, डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, तो वह सेक्शन क्या बोलता है, फिर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो यह बोलते हैं इसमें से कैसे भी घुमा फिरा के एक ऑप्शन दे दिया जाए, एक ना दे दिया जाए तो कैसे पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना फोकस किया, ठीक है, ध्यान यहाँ पे थोड़ा सा जोर लगा के आप लोगों को बताया। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, ये बस रिटायरमेंट में आपको इतना ही करना जो इम्पोर्टेंट था ये। अब हम बात कर लेते किसकी, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। अच्छा, डेथ तो हो चुका है, रिटायरमेंट भी हो चुका है, और डेथ के केस में भी और रिटायरमेंट के केस में भी सेम रहेगा। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। नया टॉपिक हमारा क्या है, नया टॉपिक हमारा डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हम करेंगे डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या है कि भाई अभी तक हमने बात की है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप फॉर्म की बात नहीं की हमने। जो अभी तक हमने जो भी किया, एडमिशन हुआ है या रिटायरमेंट हुई है या फिर डेथ हुई है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का बेसिक मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे आपकी जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना वही बंद हो चुकी है, आपका जो बिजनेस है ना वही क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो देखिए यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग द डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, कि भाई जो एक पार्टनरशिप है उसके जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी के बीच में डिजोल्यूशन हो चुका है, सभी के बीच में जो एक तरह से रिलेशनशिप है सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर मैं बात करती हूँ किसका, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिफरेंस समझना, ये क्या है, डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म है। और अभी मैं बात करूंगी डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप पे, तो उसमें हमारा क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनरशिप है ना वो हमारी डिजोल्व होती है और एक न्यू पार्टनरशिप है वो हमारी निकल के आती है, और जो बिजनेस है वो हमारा कंटिन्यू रहता है। मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो बिजनेस है ना, बिजनेस भी हमारा क्या हो जाता है, क्लोज बंद हो जाता। और यहाँ पे हमारा बिजनेस क्या है, बिजनेस यहाँ पे हमारा कंटिन्यू रहेगा, बिजनेस हमारा चलता रहेगा। जस्ट ओल्ड पार्टनरशिप है वो खत्म हुई है और न्यू पार्टनरशिप बनी है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो पार्टनरशिप है वो भी हमारी ख़त्म हो चुकी है, जो रिलेशनशिप है उनके बीच में जो बिजनेस वह भी हमारे क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में हमारे क्या क्या था जो अभी तक हमने किया, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एट द एडमिशन अगर हुआ पार्टनर का, रिटायरमेंट हुई है या फिर डेथ हुई है, तो ये सारे के सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल है, डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप के। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। डिजोल्यूशन ऑफ फर्म कहे या फिर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप फर्म कहे, एक ही बात है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, हमारा पार्टनरशिप एज वेल एज द बिजनेस कम्स टू एन एंड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पार्टनरशिप एज वेल एज बिजनेस कम्स टू एन एंड, ठीक है। दोनों ही चीज़ है हमारी, जो दोनों ही चीज़ के क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। तो अब देखिए फर्म्स किस तरह से डिजोल्व हो सकती है, कुछ आपके मैनर्स है, कई तरह से है जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिजोल्व हो सकती है। तो हम बात करेंगे अभी क्या, फर्म्स कैन बी डिजोल्व बाय, जो आपके कुछ आपके यहाँ पे भी मैं लिखवाऊंगी कौन कौन से मैनर्स है जिससे हमारी क्या होगी, जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिजोल्व होगी, ठीक है। तो हेडिंग आप डाल सकते हो, अ फर्म कैन बी डिजोल्व इन द फॉलोइंग मैनर्स। वे फॉलोइंग मैनर्स कौन से मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आपके मेन दो केस बनेंगे, फर्म कैन बी डिजोल्व, फर्म कैसे कैसे डिजोल्व हो सकती है। फर्स्ट डालिए यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। तो फर्स्ट केस क्या बनेगा कि भी जो कोर्ट है ना उसने किसी तरह से इंटरफेयर नहीं किया है और आपकी जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, वो डिजोल्व हो गई है। सेकंड हमारा क्या बनेगा, ठीक है, बाय कोर्ट, ठीक है, या विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट आप लिख सकते हो, या फिर बाय कोर्ट, कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया है, ठीक है। डिजोल्यूशन बाय कोर्ट और यहाँ पे डिजोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। तो फर्स्ट केस हमारा क्या क्या हो सकता है, इसमें हमारा क्या होगा, इसके अंदर आएगा हमारा डिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। फर्स्ट आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, डिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ये क्या बोलता है कि भाई अ फर्म इज डिजोल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की कंसेंट से, ठीक है। डिजोल्यूशन ऑफ बाय एग्रीमेंट क्या हुआ, ऑल पार्टनर ने अपनी कंसेंट दे दी और वे चाहते हैं जो पार्टनरशिप फर्म है उसको डिजोल्व करना, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स की सहमति से हमने क्या कर दिया, जो पार्टनरशिप फर्म है उसको डिजोल्व कर दिया, या फिर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, ठीक है। उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया था या पहले से उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई इस तरह से हम
एक एग्रीमेंट करेंगे और जो अपने पार्टनरशिप फर्म है उसको डिजोल्व कर देंगे। तो इसको बेसिकली हम कहेंगे डिजोल्यूशन बाय द एग्रीमेंट। और यहाँ पे जो कोर्ट है उसका कोई भी रोल नहीं है, अपने आप से ही पार्टनर ने क्या कर लिया, उसको डिजोल्व कर लिया। सेकंड हमारा केस क्या हो सकता है, कंपल्सरी डिजोल्यूशन। ठीक है, कंपल्सरी डिजोल्यूशन। और इसी के साथ ही अगर आप चाहो तो यहाँ पे सेक्शन भी नोट कर सकते हो। तो ये आपके सेक्शन गिवन है। फर्स्ट है ये डिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट है, ये आपका सेक्शन 40 के अंदर। ठीक है, और इसके बाद कंपल्सरी डिजोल्यूशन है, ये लगातार है फिर आपका सेक्शन 41। अब ये क्या बोलता है, व्हेन ऑल द पार्टनर्स, या तो सारे के सारे पार्टनर्स या फिर किसी एक पार्टनर्स को छोड़कर सारे के सारे पार्टनर्स यहाँ पे क्या हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, या एक पार्टनर को छोड़कर और बाकी के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो भाई उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें जो पार्टनरशिप फर्म है इसको डिजोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ ही व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल, जो फर्म का जो बिजनेस है वो क्या हो चुका है, इलीगल। ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगी, जो पार्टनरशिप फर्म है उसको बंद करना पड़ेगा। इसी के साथ ही भी कुछ ऐसा इवेंट्स हुआ जिसकी वजह से जो हमारा बिजनेस है ना उसको इलीगल या फिर अनलॉफुल घोषित कर दिया गया, तो वो भी उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म है उसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, डिजोल्यूशन एक तरह से हमें करना पड़ेगा। अच्छा, ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया सेक्शन 40, 41, अब एक और है आपका सेक्शन 42। ठीक है, ये क्या बोलता है, इसमें है ऑन द हैपनिंग ऑफ द सर्टेन कॉन्टिजेंसी, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज या फिर इवेंट्स, यहाँ पे इवेंट्स भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सेक्शन 42। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म, इसमें हम बोल सकते हैं कि भी क्या हुआ कि भी आपने जो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी उसको आपने एक फिक्स टाइम के लिए आपने बोला था कि भी 5 साल तक हम रखेंगे, 10 साल तक रखेंगे। तो जैसे ही हमारा वो टाइम पीरियड हमारा कंप्लीट होगा उसी के साथ ही हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो डिजोल्व हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इफ़ द पार्टनरशिप फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, तो जैसे ही वो टर्म हमारी एक्सपायर होगी उसी के साथ ही पार्टनरशिप फर्म डिजोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो भी ऑन द हैपनिंग ऑफ कॉन्टिजेंसी बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई और फिर जो बाकी के पार्टनर थे तो उन्होंने सोचा कि भी नहीं अब हम ये बिजनेस नहीं कर सकते, या इनकेस हो सकता है भी 2 ही पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, तो वहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही आपका डिजोल्यूशन बाय नोटिस, सेक्शन ए को डाल लीजिए 43। ये क्या बोलता है, डिजोल्यूशन बाय नोटिस, कि भाई कई बार कोई भी पार्टनर है वो नोटिस देके भी अगर वो चाहता है पार्टनरशिप फर्म को डिजोल्व करना तो वो डिजोल्व कर सकता है। ठीक है, एक नोटिस देके, सिंपली एक नोटिस देके, ये कब होगा, इन केस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल, अगर विल पे है कि भी जब चाहोगे आप पहले से आपने डिसाइड किया तो वहाँ पे नोटिस देके एक तरह से आप क्या कर सकते हो, जो पार्टनरशिप है उसको डिजोल्व कर सकते हो। अब हम बात करेंगे डिजोल्यूशन बाय द कोर्ट। ठीक है, डिजोल्यूशन बाय द कोर्ट, तो इसमें हमारा बेसिकली क्या है, ध्यान से सुनिएगा पे, यहाँ पे अब कोर्ट है ना, कोर्ट क्या करेगी, जो पार्टनरशिप फर्म है उसको डिजोल्व करेगी। अब कोर्ट क्यों करेगी भाई, क्या रीजन है जिस वजह से कोर्ट है वो यहाँ पे क्या करेगी, जो पार्टनरशिप फर्म है उसको डिजोल्व करेगी। देखिए, एट द शूट ऑफ अ पार्टनर द कोर्ट में ऑर्डर अ पार्टनरशिप फर्म टू बी डिजोल्व, भाई किसी ने कोर्ट में जाके किसी पार्टनर ने बोल दिया, केस कर दिया कि भाई जो ये पार्टनरशिप फर्म है ना इसको डिजोल्व कीजिए। ठीक है, और उसने ऐसा क्यों बोला, किस ग्राउंड पे उस पार्टनर ने ऐसा जाके कहा है, व्हेन अ पार्टनर बिकम्स इनसेन, या फिर जो पार्टनर्स बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, या तो पार्टनर आपका इनसेन हो चुका है, या फिर जो पार्टनर्स है एक पार्टनर को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्टनर है वे अपनी ड्यूटी है उसको अच्छे से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वे इनकेपेबल है ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर। और इसी के साथ ही नेक्स्ट है, व्हेन अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट विच इज़ लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, कि भी जो पार्टनर का बिहेवियर है, ठीक है, वो अच्छा नहीं है, तो उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से, या फिर जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था तो वे जो पार्टनर्स है, जो पार्टनर कोर्ट में गया उसको छोड़कर बाकी के जो पार्टनर है वे बार बार उस एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारा फिर कोर्ट आदेश दे सकती है कि भाई इस पार्टनरशिप फर्म है इसको डिजोल्व कीजिए। या फिर किसी पार्टनर ने क्या किया, जो पार्टनरशिप फर्म का जो भी इंटरेस्ट था वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, उस केस में भी फिर कोर्ट क्या करेगी, जो
पार्टनरशिप फॉर्म उसको डिजोल्व कर देगी। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इन सब का, ठीक है। या फिर कई बार अगर ये कोर्ट को ये लगे कि भाई जो ये पार्टनरशिप फॉर्म चली हुई है ये प्रॉफिट तो अर्न कर ही नहीं है, लॉस में ही चल रही है, तो उस केस में भी कोर्ट डिसीजन ले सकता है कि भाई इसको क्या कर दिया जाना चाहिए, बंद कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो और कई बार अगर कोर्ट को ये लगता है कि भाई इस फॉर्म को बंद करना ही ठीक रहेगा, तो उस केस में भी बाय कोर्ट आपका डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप हो जाएगा, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये थे आपके क्या, फॉर्म कैन बी डिजोल्व बाय विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और बाय द कोर्ट, या तो कोर्ट करे या फिर विदाउट द कोर्ट के जो इंटरफेयर किए बिना ही अपने आप से जो पार्टनर उन्होंने क्या कर लिया, जो पार्टनरशिप फॉर्म उसको डिजोल्व कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई डिजोल्व तो हमारी हो गई, बंद हो चुकी है हमारी फॉर्म। अब हमें जो आउटसाइडर्स है या जो फॉर्म उसकी जो लाइबिलिटी है, एसेट है, जो क्रेडिटर्स है, ठीक है, डेट है, अब उसकी पेमेंट हम कैसे करेंगे, तो जो अकाउंट्स है उसकी सेटलमेंट हम कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि भाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है या फिर पार्टनर ने खुद से डिसाइड कर लिया कि भाई ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है इसको अब हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे, इसको हम बंद करने जा रहे हैं, तो अब हम करते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो जो अकाउंट्स है उनकी सेटलमेंट हम कैसे करेंगे, और ये हम कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन, आप याद रख लेना, आपका ये सेक्शन है यहाँ पे 48 के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पे सेटलमेंट करेंगे अकाउंट्स की। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर लॉस है हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। तो लॉस का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो देखिए अगर लॉस है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो सबसे पहले तो जो प्रॉफिट है भाई उसमें से लॉस है उसको हम उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, लॉस निकाल देंगे अगर प्रॉफिट है तो। अगर प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट इतने नहीं है कि भाई जो लॉस है उसको हमने कवर कर लिया, तो उस केस में फिर हम जाएंगे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो फिर भी उनके कैपिटल अकाउंट से पैसा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है, एक तरह से जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें से हम जो लॉस है उसको कवर करेंगे, और अगर यहाँ से भी हमारा लॉस कवर नहीं हुआ तो फिर लास्ट में जो पार्टनर्स इंडिविजुअल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर भाई अब वे उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, थर्ड हमारा क्या होगा, अब लास्ट में लास्टली क्या करेंगे, जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में वे क्या लेके आएंगे, वे जितना भी अमाउंट चाहिए लॉस को रिकवर करने के लिए, ठीक है, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए जितना भी अमाउंट चाहिए फिर भी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आएंगे। किसी को राइट डाउन करना तो राइट डाउन कर लीजिए, फिर से रिपीट करती हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। तो सुनिएगा ध्यान से, फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट में से करेंगे, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर से, फिर प्रॉफिट भी कम बचा तो फिर हमारा पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसमें से करेंगे, और लास्टली इफ नेसेसरी, और लास्ट में अगर भाई जरूरी हुआ बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस करेंगे। उसके बाद हमारा जो एसेट है, अब हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एसेट, भी जो एसेट है उसका किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से हम सेटलमेंट करेंगे। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स में कैसे हम करेंगे, इन पेइंग द डेट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टीज। तो सबसे पहले हमें किसकी पेमेंट करनी है, सबसे पहले जो थर्ड पार्टीज होगी उसकी पेमेंट करनी होगी, ठीक है, सबसे पहले थर्ड पार्टीज की पेमेंट करनी है। उसके बाद इन पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनलिटी व्हाट इज ड्यू टू हिम और हर फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांस, या यहाँ पे सीधी कहने की बात क्या है कि भाई सेकंड अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उस पार्टनर्स के लोन की पेमेंट हम करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एसेट इस तरह से करेंगे। और उसके बाद ठीक है, तो हमने दे दिया, और उसके बाद फिर जो पार्टनर्स कैपिटल जो बनेगी भाई वो दे देंगे हम, और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है, ठीक है, अगर हमारा कुछ रेजिड्यू हमारा कुछ बचता है लास्ट में प्रॉफिट या हमारा अमाउंट बचता है, इफ़ एनी शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर तो जो भी बचा कुचा होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे अगर कुछ बचेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेटलमेंट करेंगे जो अकाउंट्स है उनकी, और ये किस में गिवन आपका सेक्शन 48 के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 49 और है। सेक्शन 49 अब क्या बोलता है उसको भी देख लेते हैं कि भाई एक हम बात करेंगे फर्म डेट की और एक हम बात करेंगे प्राइवेट डेट की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49, सेक्शन 49 कौन कौन सा डेट है, फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट। अब ये क्या है, अब देखिए फर्म डेट और प्राइवेट डेट, ठीक है। वेयर बोथ द डेट ऑफ द फर्म एंड द प्राइवेट डेट ऑफ अ पार्टनर को एग्जिस्ट। अगर एक फर्म के अंदर दोनों ही डेट है आपके, मतलब कि जहाँ पे अगर दोनों ही डेट है, फर्म का भी डेट है और प्राइवेट डेट है, दोनों है, तो उस केस में हम क्या रूल एप्लीकेबल होगा, किस तरह से जो डेट है उसकी पेमेंट की जाएगी। तो जो फर्म की प्रॉपर्टी होगी, जो फर्म्स प्रॉपर्टी होगी ना, तो फर्म की प्रॉपर्टी का सबसे पहले हम कहाँ पे यूज करेंगे, सबसे पहले जो फर्म के डेट है उसकी पेमेंट हम करेंगे, और फिर फर्म के प्रॉपर्टी को बेचने से जो भी पैसा मिला उससे हम क्या करेंगे, जो फर्म के डेट है उसकी पेमेंट करेंगे। और अगर फिर बाद में भी पैसा बच गया, ठीक है, तो फिर उसको फाइनली भी वो किसको मिलेगा, जो पार्टनर्स है उन्हीं को मिल जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसी तरह से सेम है प्राइवेट डेट का। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उसका पहले यूज किसके लिए किया जाएगा, जो प्राइवेट डेट है उसके लिए, ठीक है। जो पार्टनर है अगर उसने अपनी उसने कोई पर्सनली फर्म के अलावा पर्सनली उसने अगर कहीं से पैसा ले रखा है, ठीक है, तो उस केस में उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर पहले उसका जो पर्सनल डेट है ना, प्राइवेट डेट है, उसकी पेमेंट की जाएगी। और उसके बाद अगर यहाँ पे सरप्लस बचता है पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचने के बाद, ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचने के बाद और प्राइवेट डेट की पेमेंट करने के बाद अगर सरप्लस बचेगा तो फिर इसका यूज फर्म डेट में या फर्म में हम एक तरह से यूज करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अच्छे से बता देती हूँ फिर से अगर किसी को नोट डाउन करना है। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द फर्म। तो जो प्रॉपर्टी होगी फर्म की, सबसे पहले उसको किसकी पेमेंट करने में यूज किया जाएगा, जो फर्म की डेट है उसी में, और अगर बाद में बचेगा तो वो पार्टनर से वो बांट लेंगे। इसी तरह से द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर, जो कोई भी पार्टनर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, सेल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट। उसके जो प्राइवेट डेट है, जो उसके प्राइवेट डेट है उसकी पेमेंट करने में उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को पहले यूज किया जाएगा। उसके बाद अगर इफ़ देयर इज एनी सरप्लस, अगर कुछ यहाँ पे सरप्लस बचेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ सरप्लस बचेगा तो फिर उसका यूज किया जाएगा, इट विल बी यूज्ड इन पेइंग ऑफ द फर्म्स डेट। तो फिर इस सरप्लस को बाद में फर्म के डेट है उसकी पेमेंट करने में भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये बोलता है, ये जो आपका रूल एप्लीकेबल होगा ये कहाँ पे गिवन है, सेक्शन 49 के अंदर, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है अभी जो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए ये क्या है, लॉस फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टू कंट्रीब्यूट, लॉस फ्रॉम इनएबिलिटी